एक बार मुझे कमेंट करिएगा ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, उसके बाद में सेशन को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अमृता नरसिंह साहिल ओके क्लियर है। सो गुड इवनिंग सभी लोगों को 1 सेकेंड। और जो लोग पहली बार चैनल पर जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। चलिए, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मैं फिर से बता देता हूं। देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिनको बाईटी यानी कि यूट्यूब चैनल की पीडीएफ नोट्स नहीं मिल पा रहे हैं, जैसे कि मैं ये सेशन ले रहा हूं, इस सेशन के जो सॉल्व और डिटेल पीडीएफ नोट्स हैं वो आप लोगों को अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, हमारी जो एप्लीकेशन है RR Academy FZD ऑफिशियल, ठीक है ना, आप इस QR कोड को स्कैन करके एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने QR कोड इसलिए लगा दिया है क्योंकि मोस्टली कैंडिडेट RR Academy फिरोजाबाद को इंस्टॉल कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर यहाँ पर कोई चीज मिल नहीं रही है, तो मैंने QR कोड इसलिए लगा दिया। आप इस QR कोड को अपने कैमरे से यानी कि गूगल लेंस पे जाके स्कैन कर लीजिएगा और यहाँ से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। उसमें एक ऑप्शन आता है पेड कोर्स का, एक आता है फ्री कोर्स का। तो फ्री कोर्स वाले सेक्शन में जितनी भी क्लासें मैं यूट्यूब पर ले रहा हूं, ठीक है ना, वे सभी कोर्सेज और कुछ एडिशनल स्पेशल क्लासें भी मैं वहां पर आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा। और जितने यूट्यूब की क्लासें हैं उन सभी के डिटेल सॉल्यूशन वाले पीडीएफ नोट्स आपको हर क्लास के साथ में अटैच कर दिए जाएंगे, तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, वहां पर भी मैं पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो अब जो आपकी पीडीएफ है, यहाँ यूट्यूब पर कराने वाली जो क्लासेस हैं उनकी डिटेल पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग इनिशियली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिएगा। दिया गया है ट्रांसफॉर्मेशन टू अ सिंपल सेंटेंस। हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस दिया गया है एज सून एज ही सॉ द टाइगर ही रेन अवे। कभी कभी एग्जामिनेशन में होता क्या है कि कोई सेंटेंस दे रखा होता है, उस सेंटेंस का टाइप पूछ लिया जाता है कि दिया हुआ सेंटेंस किस तरीके का है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बताना है कि ये जो सेंटेंस है ये किस तरीके का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है ना। उसी के आधार पर आपको इसे ट्रांसफॉर्म करना है एक सिंपल सेंटेंस में। ऑप्शन A B C D में 4 ऑप्शन है, आइडेंटिफाई करिएगा करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर B सविता ओके गुड इवनिंग, सभी का ऑप्शन B आ रहा है। तो देखिए, यहां पर ये जो ऑप्शन यानी सेंटेंस दिया गया है एज सून एज जिस सेंटेंस में लगा हो, समझ लीजिएगा कि वह सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप डायरेक्टली बोल दीजिएगा कि ये कैसा सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है, ओके, एक मेन क्लॉज होता है और एक या एक से अधिक यानी कि एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब ये है कि उपवाक्य, ठीक है ना, उपवाक्य। जो मेन क्लॉज होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज कहलाया जाता है, जो अपनी मीनिंग के लिए इंडिपेंडेंट रहता है, उसे किसी दूसरे चीज के ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में फ्री है, उसका मीनिंग कंप्लीट होता है। बट जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जब तक कंप्लीट नहीं होगा जब तक कि इसके साथ में मेन क्लॉज ऐड नहीं होगा। सबऑर्डिनेट क्लॉज हमेशा सबऑर्डिनेट कंजक्शन के माध्यम से जोड़ा जाता है, जैसे कि यहां पर है एज सून एज, ठीक है ना, ही सॉ द टाइगर। तो ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है जिसे सबऑर्डिनेट कंजक्शन एज सून एज के माध्यम से जोड़ दिया गया है। और ये है ही रेन अवे, ये मेन क्लॉज है, ये अपने आप में कंप्लीट है कि वो भाग गया। यहाँ पर जैसे ही उसने टाइगर को देखा, अब इसका अर्थ कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह से इसे मेन क्लॉज से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे ही उसने टाइगर को देखा वह भाग गया। अब क्या करना है, एज सून एज वाले सेंटेंस अगर आपके पास में आ जाते हैं और आप क्या करना चाहते हैं, उसे सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जितने भी सिंपल सेंटेंस आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा उसको आप चाहे तो एडवर्बियल फ्रेज में, चाहे प्रीपोजिशनल फ्रेज में, ठीक है ना, चाहे आप किसी नाउन फ्रेज में, किसी तरीके की फ्रेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एज सून एज वाले जो क्लॉज हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है ना, और ये हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है। क्या करता है, एडजेक्टिव का कार्य करता है, एडजेक्टिव का फंक्शन करता है ये।
ठीक है, यहां पर तो एज सून एज ही सॉ द टाइगर, इसमें जो मेन वर्ब है उसका पार्टिसिपल बनाते हैं। तो शो की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सी, क्या होती है, सी। अब सी में आईएनजी लाएंगे तो क्या हो जाएगा, सीइंग, मतलब क्या हो जाएगा, देख कर, क्या हो जाएगा, देख कर। ये हमारा एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा सीइंग द टाइगर, टाइगर को देखकर क्या हुआ, ही रेन अवे। अब हम बात करेंगे कि सिंपल सेंटेंस कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है, ठीक है, और एक प्रेडिकेट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होता है, सिर्फ यही होता है हमारा सिंपल सेंटेंस। क्लियर है, एक से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं हो सकते, अगर होंगे तो वो एंड से जुड़कर आ रहे होंगे, लेकिन वर्ब हमेशा एक ही रहेगी, सिंगल वर्ब रहेगी, ठीक है, सिंगल वर्ब रहेगी, ये आपको याद रखना है। सिंगल वर्ब में आपका क्या क्या हो सकता है कि लिंकिंग वर्ब हो सकती है, लिंकिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब हो सकती है, ठीक है, या फिर आपकी केवल लिंकिंग वर्ब हो सकती है, या केवल आपकी मेन वर्ब हो सकती है। कुल मिला के लिंकिंग वर्ब और मेन वर्ब एक सिंगल वर्ब काउंट करी जाती है। सो ऑप्शन नंबर जिनका बी है बिल्कुल करेक्ट है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मेशन टू ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब हमें क्या करना है, दिए हुए सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और आ जाता है कि ये जो सेंटेंस दिया गया है, ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस, ये किस तरीके का सेंटेंस है, यह किस तरीके का सेंटेंस है, इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। दिया गया दैट ही विल सक्सीड इज श्योर, ही इज श्योर दैट ही विल सक्सीड, ही इज श्योर ऑफ सक्सेस, ही इज सो श्योर दैट ही विल सक्सीड। इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है इस दिए हुए सेंटेंस का। पहले दिया हुआ सेंटेंस किस तरीके का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ये आपको मुझे बताना है, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी आ रहा है, सभी कैंडिडेट बताएं, ओके, और सभी जगह पर शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे मोस्टली कैंडिडेट जिनको पता नहीं है उनको भी सेशन के बारे में पता पड़ जाए, ठीक है। तो ही इज श्योर ऑफ सक्सेस, इसको हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा ही है, क्या है, ही, और इज श्योर ऑफ सक्सेस, ये पूरा क्या काम कर रहा है, ये प्रेडिकेटिव है, ठीक है ना। तो प्रेडिकेट और सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट है और सिंगल वर्ब है, मतलब ये हमारा कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये भी याद रखेंगे कि ये सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में बनाना है तो याद रखेंगे सिंपल सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब, याद रखिएगा सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। जैसे मान लीजिए कि ही इज श्योर, ही इज श्योर, इतना जो पार्ट है हमारा ये मेन क्लॉज का काम करेगा, इतना जो पार्ट है वो मेन क्लॉज का काम करेगा। अब इसमें हमको क्या करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऐड करना है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे ऐड करेंगे, तो दिया हुआ जो बाकी का पोर्शन है ऑफ हिज सक्सेस, ऑफ हिज सक्सेस को हमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज में चेंज करना होगा, चाहे वो नाउन क्लॉज हो सकता है, एडजेक्टिव क्लॉज हो सकता है और एडवर्ब क्लॉज हो सकता है। तो यहां पर दिया गया है श्योर जो कि एक एडजेक्टिव है। अब हमें एक एडजेक्टिव का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ही इज श्योर ऑफ हिज सक्सेस को चेंज कर सकते हैं दैट ही विल सक्सेस, ठीक है ना। तो दैट ही विल सक्सीड हालांकि है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये इसका जो पोजीशन है वो सही नहीं, हम यहाँ पे कॉमा लगा सकते थे तो ये सही हो सकता था। ही इज श्योर, ही इज श्योर दैट लगाया ही विल सक्सीड, ठीक है ना, ही इज श्योर दैट ही विल सक्सीड, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज बन गया और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एरर डिडक्शन, ठीक है ना, एरर डिडक्शन क्वेश्चन है। दिया गया है द कमेटी हैज disagreed on this point and the issue is now before the board of directors for a final decision, और लास्ट वन दिया गया है नो एरर। आपको फाइंड आउट करना है कि दिए हुए सेंटेंस फ्रेगमेंट में किस सेंटेंस फ्रेगमेंट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताना है दिए हुए सेंटेंस फ्रेगमेंट्स में। चलिए बलदेव प्रसाद ऑप्शन बी बता रहे हैं, तो पूरा सेंटेंस एनालाइज करिए, ऑप्शंस को भूल जाइए, कंप्लीट सेंटेंस पढ़िए। दिया है द कमेटी हैज डिसएग्रीड ऑन दिस वन पॉइंट। तो कमेटी को समझिए, कमेटी क्या है, कमेटी हमारा एक कलेक्टिव नाउन है, जितने भी कलेक्टिव नाउन हैं वो सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। बट
अगर कमेटी है, जूरी है, ठीक है ना, टीम है, ऐसे कुछ कलेक्टिव नाउन है जो मेंबर के इंक्लूड होने से फॉर्म होते हैं। अगर वो किसी चीज को इकट्ठा होकर कलेक्टिवली वर्क कर रहे हैं तब वो सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। अगर वह सेपरेटली या डिसएग्रीमेंट के साथ में फंक्शन कर रहे हैं तो वो प्लूरल काउंट किए जाते हैं। तो यहां पर जो पॉइंट दिया गया है कि हैज डिसएग्रीड, यानी ये लोग एक मत नहीं है, इनका अलग अलग मत है, ठीक है ना, इनका अलग अलग मत है। तो कमेटी यहां पर कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल ही वर्ब हो जाएगी। तो द कमेटी हैज डिसएग्रीड की जगह पर क्या हो जाएगा, हैव डिसएग्रीड हो जाएगा। द कमेटी हैव डिसएग्रीड on this one point and the issue is now before the board of directors for a final decision। यानी कि कमेटी के जो सदस्य हैं इस एक पॉइंट पर एक मत नहीं है, उनमें मतभेद है, और जो इशू है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में चला गया है फाइनल डिसीजन के लिए, ठीक है ना। तो जिनका राइट आंसर आ रहा है हैज डिसएग्रीड किसमें है, ऑप्शन बी में। सो ऑप्शन नंबर बी जिनका है बिल्कुल करेक्ट है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। दिया गया हार्डली हैड आई फिनिश्ड राइटिंग द लेटर, और हमें इंप्रूवमेंट करना है इस जगह पर। देन द फोन रैंग, तो क्या करेंगे, देन की जगह पर वेन लगाएंगे, देन लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे, बट लगाएंगे, या नो इंप्रूवमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए श्रेयांश का आंसर आ गया है, बिल्कुल ठीक है। श्रेयांश, बलदेव, अमृता, सविता, सभी का बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब देखिए है हमारे पास में इनवर्जन सेंटेंस है, हार्डली दिया गया है, ठीक है ना। हार्डली के साथ में हेड दिया गया है जो सभी को पता है। हार्डली हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है, सब्जेक्ट हमारा ये है। तो इनवर्जन वाला पैटर्न है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ फोकस ये करना है कि हमारा जो एडवर्ब है यहाँ पे क्या आया है। एडवर्ब है हमारे पास में हार्डली, क्या है, हार्डली, हार्डली आ जाए, है ना, स्कार्सली आ जाए, बेयरली आ जाए, ऐसे कुछ एडवर्ब्स हैं। तो इनके साथ में जो हम कंपैरिजन एडवर्ब लगाते हैं वो क्या लगाते हैं, वेन लगाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है। ओके चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक और एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है हमारे पास में। एवरी वन ऑफ दीज सजेशंस हैज बीन केयरफुली कंसीडर्ड बाय द कमेटी but they do not meet the required standard for immediate implementation। लास्ट वन दिया गया है नो एरर। ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 5 को, कहां आपको एरर दिखाई दे रही है, किस फ्रेगमेंट में, वो आपको बताना है, ठीक है। चलिए श्रेयांश A1 क्लासेज वैन, बिल्कुल ठीक है, जिनका वैन था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हेमंती, सविता। चलिए गाइस तो इसको एनालाइज करिएगा। सबसे पहले देखिए यहां पर सबसे पहले सब्जेक्ट की तरफ नजर डालते हैं। एवरी आया है, क्या आया है, एवरी वन ऑफ दीज सजेशन, यानी कुछ सजेशंस हैं, उन सजेशंस में से बात हो रही है किसकी, एवरीवन की। तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट हो गया हमारा सिंगुलर, ठीक है। अब जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होनी चाहिए, वर्ब भी हमारी सिंगुलर होनी चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फाइंड करेंगे। एवरी वन ऑफ दीज सजेशन हैज बीन केयरफुली कंसीडर्ड बाय द कमेटी। तो भाई देखिए यहां पर हैज बीन आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, हैज बीन है क्योंकि एवरीवन आया है। अब यहां पर दिया है बट, किंतु, दे डू नॉट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, लेकिन वे रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड को मैच नहीं करते। अब यहां पर देखिए ये जो दे आया है, ये दे किसके लिए आया है, यहाँ पर लोगों की तो बात नहीं हो रही, बात हो रही है एवरी वन ऑफ द सजेशंस, दिए हुए सजेशंस में से प्रत्येक सजेशन की बात हो रही है। तो दे जो रेफर करता है, किसको रेफर करता है, एवरी वन ऑफ दीज सजेशन को। और एवरी वन हमारा कोई पर्सन तो है नहीं है, ठीक है ना, पर्सन होता तो ही और शी हम लगा सकते थे, बट क्योंकि पर्सन नहीं है, केवल हमारा एक आइडिया है, तो दे की जगह पे क्या कर देंगे, इट कर देंगे। क्या कर देंगे, इट। अब इट के साथ में डू नॉट का यूज नहीं करते, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, इट डजंट मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में एरर है, ठीक है ना। दे डू की जगह पर हमारा हो जाएगा इट डजंट, ठीक है ना, इट डजंट हो जाएगा, नोट कर लेना। जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट वन अगला क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। इफ ही विल हैव टाइम ही विल सर्टेनली मीट अस एट द एग्जीबिशन। फटाफट बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दिया गया है इफ ही विल हैव टाइम ही विल सर्टेनली मीट अस एट द एग्जीबिशन। हमारे पास इंप्रूवमेंट करने के लिए जो वर्ड है वो है विल हैव। तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ टेंस समझेंगे, उसके बाद में से इंप्रूव करेंगे। विल हैव की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हैज कर सकते हैं, विल बी हैविंग कर सकते हैं, हैड कर सकते हैं, वुड हैव कर सकते हैं, या नो इंप्रूवमेंट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा किसका राइट आंसर करेक्ट आता है। हैज आ रहा है, श्रेयांश का हैज आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए चेक कर लेते हैं। हमें इसको इंप्रूव करना है। अब हम इसको इंप्रूव जब ही कर पाएंगे जब हमें इसका दूसरा जो क्लॉज है उसमें किस वर्ब का यूज किया गया है, किस टेंस का यूज किया है, उसी के हिसाब से हम यहां पर इस चीज को कंफर्म करेंगे कि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट होना है कि नहीं होना है। तो यहां पर दिया गया है ही विल सर्टेनली मीट अस एट द एग्जीबिशन, यानी कि विल आया है। यहां पर क्या है, सिंपल फ्यूचर है। क्या है, सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर का मतलब है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो एक तरफ क्या होना चाहिए, सिंपल प्रेजेंट। स्ट्रक्चर क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट प्लस सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर तो आंसर क्या हो जाएगा, विल बी हैविंग नहीं होगा, हैड नहीं होगा, वुड हैव नहीं होगा, केवल हो जाएगा ए। इफ ही हैज टाइम ही विल सर्टेनली मीट अस एट द एग्जीबिशन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि यही तो प्रेजेंट का है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन टू ए सिंपल सेंटेंस। अगेन हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, सेंटेंस दिया गया है हमारे पास, दो ही इज रिच ही इज नॉट प्राउड। तो एक क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पुट करता हूं कि ये किस तरीके का सेंटेंस है जो दिया गया है। दो ही इज रिच ही इज नॉट प्राउड। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, उसके बाद में आपको बताना है दो ही इज रिच ही इज नॉट प्राउड को सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कौन सा वाला ऑप्शन हमारा फिट टू आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7th का आंसर देखते हैं किसका करेक्ट आता है। चलिए आहाना का आंसर आ चुका है। डिड गया दिया गया कॉम्प्लेक्स है, वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पे दो आया है। ठीक है ना, दो ही इज रिच, ये क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। दो ही इज रिच क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ये क्या है, मेन क्लॉज है। ठीक है ना, सेंटेंस हमारा कैसा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया ये। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछ रहा हूं, क्योंकि जब आपको ये पता होगा कि दिया हुआ सेंटेंस कौन सा है तो उसी के हिसाब से आप उसमें दिए हुए सबऑर्डिनेट क्लॉज को फ्रेज में चेंज करके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, उसको आप फ्रेज में कन्वर्ट करेंगे जब आप सिंपल सेंटेंस उसे बनाना चाहते हैं। तो ठीक है, तो देखिए दो ही इज रिच, कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है कि वो भले ही कैसा है, अमीर है लेकिन घमंडी नहीं है। कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है तो सिंपल सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, या तो हमारे पास में एडवर्बियल फ्रेज हो, प्रीपोजिशनल फ्रेज हो, नाउन फ्रेज हो। तो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट नाउन फ्रेज से कभी नहीं होता, एडवर्बियल फ्रेज से भी नहीं होता। प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं कुछ जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए काम करती हैं सिंपल सेंटेंस में। जैसे कौन कौन सी होती हैं, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है, और डेस्पाइट। ये दो ऐसे प्रीपोजिशनल, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रीपोजिशन है, यानी दोनों प्रीपोजिशन ही है। इन दोनों का मतलब सेम यही है, के बावजूद। और दो का मतलब भी यद्यपि होता है। क्या होता है, यद्यपि, यानी कि भले ही वो कैसा है, अमीर है। तो हम क्या करेंगे, इन स्पाइट ऑफ। अब इन स्पाइट कहां है, यहां पर बीइंग दिया गया है जो डायरेक्टली केवल पार्टिसिपल का यूज किया गया। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, अब उसके रिच होने को क्या कर दिया है, हिज वेल्थ कर दिया है। बिकॉज इन स्पाइट ऑफ के बाद में क्या होता है, या तो हमारा जीरंड आता है, जीरंड का मतलब नाउन फॉर्म में आता है, जीरंड आता है, या फिर क्या आता है, नाउन आता है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे एडजेक्टिव को चेंज कर दिया है, किसमें, वेल्थ में। इन स्पाइट ऑफ हिज वेल्थ, या यहां पर हम ऐसे कर सकते हैं, डेस्पाइट हिज वेल्थ ही इज नॉट प्राउड। सो ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट। ठीक है,
चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8 है ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग अ कंडीशनल क्लॉज। कंडीशनल क्लॉज का इस्तेमाल करके ट्रांसफॉर्मेशन करना है। सेंटेंस दिया गया हमारे पास, बट फॉर हिज करेज वी वुड हैव बीन डिफीटेड। फटाफट बताइएगा, बट फॉर हिज करेज वी वुड हैव बीन डिफीटेड। तो बट फॉर हिज करेज वी वुड हैव बीन डिफीटेड, ये कैसा सेंटेंस है? ये भी क्वेश्चन मैं आपसे फिर दोबारा से पूछ रहा हूं। जितने सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं मैं हर सेंटेंस का काइंड जरूर पूछूंगा, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली इस चीज पर आएगा कि दिया हुआ सेंटेंस किस प्रकार का है, सिंपल है, कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। डेफिनेटली एक क्वेश्चन आएगा, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इस चीज को कि एक क्वेश्चन सेंटेंस के काइंड्स पूछने पर जरूर आएगा, ठीक है। चलिए, अमृता, साहिल, सविता, आहाना, हेमंती, बलदेव, नो आंसर। जल्दी जल्दी से बताइएगा कौन सा आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, बट फॉर हिज करेज। बट फॉर हिज करेज है क्या है? न तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। क्या है ये केवल एक फ्रेज है, ठीक है ना, ये केवल एक फ्रेज है। और ये क्या है, वी वुड हैव बीन डिफीटेड, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस है। तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? ये सिंपल सेंटेंस हो गया जिसमें सिंगल सब्जेक्ट और सिंगल वर्ब है। अब इसको हमें करना क्या है, कंडीशनल क्लॉज में चेंज करना है। तो बट फॉर कहीं पर आ जाए, बट फॉर क्या आ जाए, बट फॉर प्लस समथिंग, बट फॉर प्लस समथिंग, तो उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये हो जाता है आपका इफ, ठीक है। इफ के बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैड, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीइंग, और उसके बाद में फॉर। फॉर ऑप्शनल है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कहां पर है देखिएगा, इसका मतलब है बट फॉर हिज करेज वी वुड हैव बीन डिफीटेड। अगर वह साहसी नहीं होते या अगर वह साहसी नहीं होता तो हम हार गए होते, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस है। तो इफ ही हैड नॉट बीन, इफ ही हैड नॉट बीन करेजियस, ठीक है ना। फॉर का मतलब यहां पर हम उस चीज के लिए लगा रहे हैं जो एडजेक्टिव या जो नाउन आ रहा है, ठीक है ना, एडजेक्टिव या जो नाउन आएगा उसके लिए है, एक्सप्रेशनल है। वी वुड हैव बीन डिफीटेड, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन टू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फटाफट बताएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट। तो ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट किस तरीके का सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल साइट कैसा सेंटेंस है, सिंपल है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। एक तो क्वेश्चन आपको ये दे रहा हूं, दूसरा इसको क्या करना है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो जल्दी जल्दी से बताइएगा जिससे आगे वाला क्वेश्चन करा सकें, ठीक है। चलिए, हेमंती का आंसर आ गया 9, ऑप्शन नंबर सी, एग्जैक्टली व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट, बिल्कुल ठीक है। देखिए, हालांकि हाउ ब्यूटीफुल अ साइट, हाउ ब्यूटीफुल अ साइट, ये वाला इनकरेक्ट है। व्हाट अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, ये वाला भी इनकरेक्ट है। व्हाट, उसके बाद में आर्टिकल ए और एन, उसके बाद में एडजेक्टिव, ठीक है ना, उसके बाद में नाउन, जो जिस नाउन को मॉडिफाई किया जा रहा है, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस जो वेरी या ग्रेट रखते हैं अपने आप में, उनको हम व्हाट या हाउ में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। बट जो एप्रोप्रिएट आंसर रहता है वो हमारा व्हाट वाला रहता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट इट वाज, ठीक है ना। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टिक करिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया एरर डिटेक्शन का। आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू एक्विसाइज विद हिज डिमांड्स एज आई डिड नॉट वांट द इशू टू एस्केलेट। फटाफट बताएंगे कौन सा वाला पोर्शन ऐसा है जो गलत है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। A1 क्लासेज ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल ठीक है, ठीक है। देखिए, एक्विस जो दिया गया है इसका मतलब है टू एक्सेप्ट, टू एक्सेप्ट, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट। अब इसके साथ में जो प्रीपोजिशन लगती है वो क्या लगती है, टू एक्सेप्ट, यानी कि टू एक्विस के साथ में जो प्रीपोजिशन लगती है वो या तो हमारी इन लगती है, ठीक है, या हमारी
टू लगती है। ये दो प्रीपोजिशन हमारी यूज होती है, दोनों का मतलब ही हो जाता है टू एक्सेप्ट समथिंग, टू एक्सेप्ट समथिंग विदाउट एनी अपोजिशन, ठीक है ना, विदाउट एनी अपोज, किसी भी अपोज के बिना किसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना। तो आई वॉज ऑब्लाइज, ऑब्लाइज का मतलब यहां पर है मैं प्रतिबद्ध था या मैं मजबूर था, ठीक है ना, या मुझे करना पड़ा। आई वॉज ऑब्लाइज टू एक्सेप्ट हिज डिमांड एज आई डिड नॉट वांट द इशू टू एस्केलेट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहां पर विद, यानी कि विद हमारा गलत है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, चूज द वर्ड और फ्रेज दैट बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस। फटाफट बताएंगे कहां पर कौन सी वाली फ्रेज हमारी कंप्लीट रहेगी। द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, यानी कि जो नया पॉलिसी बना है, विल बी पुट इनटू इफेक्ट, वो जल्दी ही एप्लीकेबल हो जाएगा। एज सून एज द गवर्नर्स ऑफिस, जैसे ही गवर्नर की ऑफिस क्या कर देगी, गिव्स दे देगी द फाइनल, क्या फाइनल दे देगी, सेंड ऑफ, कट ऑफ, राइट ऑफ, साइन ऑफ। तो फाइनल दिया गया है, यहां पर ये क्या है, वर्ब है। अब आप लोग अंदाजा ला लिए, वर्ब दिया गया है। द फाइनल क्या है, एडजेक्टिव दिया गया है। अब एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, नाउन आता है। हमें एक नाउन की आवश्यकता है यहां पर। सेंड ऑफ, कट ऑफ, राइट ऑफ, साइन ऑफ। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी से बताइएगा। ओके, बेबी कुमारी, मोनिका गुड इवनिंग, सबिता ऑप्शन 11 बी आ रहा है, अमृता ऑप्शन सी बता रही हैं। जिनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, साइन ऑफ, ठीक है ना, साइन ऑफ। अभी साइन ऑफ होता क्या है, साइन ऑफ का मतलब है अप्रूवल। क्या होता है, अप्रूवल, नोट कर लेना। साइन ऑफ का मतलब है ऑफिशियल अप्रूवल, किसी चीज की सहमति दे देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। हमारे पास में वर्ड है सेंड ऑफ, कट ऑफ, राइट ऑफ, साइन ऑफ, ठीक है ना। इन वर्ड्स को भी समझ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं। साइन ऑफ का मतलब है, साइन ऑफ बेसिकली क्या है, हमारी नाउन है, ठीक है ना, एक फॉर्मल एक्ट ऑफ अप्रूवल और द एंडिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन, यानी किसी बात पर बहस चल रही हो, सहमति नहीं बन पा रही हो, तो उस चीज को एंड कर देना अप्रूव करके, ठीक है भाई ठप्पा लगा दिया, यही ठीक है, तो अप्रूव कर देना ऑफिशियली। सेंड ऑफ क्या है, अ सोशल और सेलिब्रेटरी इवेंट, यानी कि ऐसा इवेंट जिसमें किसी व्यक्ति को किसी ट्रिप पर या किसी मतलब काम पर डिपार्ट किया गया हो, ठीक है ना, मीन टू से स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर, किसी नए काम के करने के लिए भेजा गया हो ऑफिस के माध्यम से। कट ऑफ का मतलब सभी को पता ही है, द स्टॉपिंग पॉइंट, ठीक है ना, बाउंड्री या मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर समथिंग। और राइट ऑफ एन अकाउंट, यानी एन अकाउंटिंग एक्शन टू रिमूव अ वर्थलेस एसेट फ्रॉम अ कंपनीज बैलेंस शीट, यानी कंपनी की जो बैलेंस शीट होती है उसमें से कोई ऐसा एसेट, कोई ऐसी चीज हटा देना जो यूजफुल नहीं हो, मतलब अननेसेसरी जो चीजें हैं, अननेसेसरी डिस्क्रिप्शन है किसी चीज का, अननेसेसरी डिटेल्स है, उनको रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं राइट ऑफ। तो ये बहुत इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है ना, इनको आप लोग एक बार लर्न जरूर कर लेना, मे बी के एग्जामिनेशन में इन पर पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इट इज हाई टाइम, खाली जगह दी गई है, अ फर्म डिसीजन अबाउट योर फ्यूचर कैरियर पथ। और मैंने ये हाई टाइम वाले कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को पहले भी कराए हैं, आई होप कि आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट दे पाएंगे। टेक, वुड टेक, टुक और हैड टेकन, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। जिसका आंसर आया है टुक, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। चलिए आहाना, हेमंती, टुक आ रहा है सभी का, अमृता, बलदेव प्रसाद, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल आर करेक्ट। इनका राइट आंसर है टुक, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। अब टुक यहां पर क्यों है, तो इसका रीजन समझ लीजिएगा। इट इज हाई टाइम आ जाए, ठीक है ना, या इट्स टाइम आ जाए, इट इज हाई टाइम या इट इज टाइम आ जाए, तो ऐसी कंडीशन पर इसके बाद में जो हमारी वर्ब लगती है वो पास्ट इंडेफिनिट की लगती है, यानी कि सेकंड फॉर्म लगती है वर्ब की, ठीक है ना। और ये सेकंड फॉर्म और सेकंड फॉर्म जो वर्ब की है ये इसलिए लगाई जाती है कि ये हमें ये एक्सप्रेशन देती है कि कोई काम बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारे पास में, सी डिसाइडेड टू टेक अ सैबेटिकल ईयर इन इटली ऑस्टेंसिबली
टू स्टडी आर्ट बट रियली जस्ट टू फ्रॉम द डेली ग्रिड। यहां पर फिल करना है, एक वर्ड को हमें जल्दी जल्दी से बताना है, ठीक है ना। उसके बाद में पहले इसका अर्थ समझिए। सी डिसाइड टू टेक अ सैबेटिकल। सैबेटिकल का मतलब होता है खाली, ठीक है ना, लीजर, रेस्टिंग, मतलब आराम करने के लिए, फालतू का। तो उसने क्या किया, एक फालतू का साल या आराम करने के लिए साल निकाला, कहां पर, इटली में। ऑस्टेंसिबली का मतलब है मतलब परिप्रेक्ष्य तरीके से, या फिर ये बोल सकते हैं कि ध्यान देने तरीके से या जानबूझकर, ठीक है ना। ऑस्टेंसिबली ज्ञातव्य रूप से, टू स्टडी आर्ट, आर्ट पढ़ने के लिए, यानी ये बताया गया कि वो आर्ट पढ़ने के लिए खाली साल उसने इटली के लिए निकाला। बट रियली जस्ट टू, लेकिन वास्तविक रूप में उसने क्या किया था, टू फ्रॉम द डेली ग्रिड, रोजाना के काम से। अब ये क्या है, फ्रॉम, रोजाना के काम से, रोजाना के काम धंधे से, रोजाना के रूटीन से क्या किया उसने, गेट आउट किया, डू ऑफ किया, टेक ऑफ किया या ब्रेक अवे किया। मतलब यहां पर यह हो रहा है कि उसने क्या किया, खाली समय बिताने के लिए एक साल इटली में निष्कर्ष निकाला कि इटली में जाएगा वो, लेकिन वास्तविक रूप से उसने लोगों को यह बताया कि वो स्टडी करेगा वहां पे आर्ट की, लेकिन रियली में जस्ट टू वो करने क्या गया था, डेली के काम धंधे से, डेली के रूटीन से ऊब गया था, उससे बचने के लिए गया था। टू एस्केप, क्या करने गया था, टू एस्केप, टू एस्केप, बचने के लिए गया था, किससे, फ्रॉम द डेली ग्रिड। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक अवे। ब्रेक अवे का मतलब है टू एस्केप फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से बचना, दूर रहना, ठीक है ना, किसी चीज से बचना, दूर रहना, अवॉइड कर देना उस चीज को। तो वो डेली के रूटीन से काफी ऊब गया था, दैट इज बाई जस्ट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द डेली ग्रिड। ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए इनको भी समझ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, नेदर द चीफ एग्जीक्यूटिव नॉर द बोर्ड मेंबर, खाली जगह दी गई है, ठीक है, यहां पे फिल करना है, अवेयर ऑफ द फाइनेंशियल माल प्रैक्टिसेज बीइंग कमिटेड बाय द अकाउंट डिपार्टमेंट। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेदर द चीफ एग्जीक्यूटिव नॉर द बोर्ड मेंबर इज, वाज, आर और हैज बीन। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है। चलिए बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर आ चुका है, हेमंती, आहाना, अमृता, बलदेव, 14 आर। तो नेदर नॉर हो, एदर और हो, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन हो जिनमें नेदर नॉर और एदर और का यूज किया गया है तो सब्जेक्ट हमेशा सेकंड वाला यानी नियरेस्ट टू द वर्ब कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ क्या है, नेदर द चीफ एग्जीक्यूटिव, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। वर्ब के पास में कौन सा है, बोर्ड मेंबर्स। बोर्ड मेंबर्स कैसे हैं, प्लुरल है, यानी कि बहुत सारे हैं, तो इसके साथ में जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी, प्लुरल लगेगी। यहाँ पर क्या है, हैज बीन सिंगुलर है, इज सिंगुलर है, वाज भी सिंगुलर है, तो केवल आर हो जाएगा आंसर हमारा। न तो चीफ एग्जीक्यूटिव न बोर्ड मेंबर, किसी को पता नहीं था, जो फाइनेंशियल माल प्रैक्टिस चल रही थी, ठीक है ना, जिसको अकाउंट डिपार्टमेंट में किया जा रहा था उसके बारे में। अगला क्वेश्चन है, हैड द गवर्नमेंट फोरसीन द डिवेस्टेटिंग इकोनॉमिक, had the government foreseen the devastating economic downturn, a more prudent fiscal policy, खाली जगह है, implemented, यानी कि had आया है और foreseen आया है, devastating economic downturn। अगर गवर्नमेंट ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया होता, had the government foreseen, अगर गवर्नमेंट ने पहले से ही अंदाजा लगा लिया होता किसका, डिवेस्टेटिंग इकोनॉमिक डाउनटर्न का, यानी कि जो आर्थिक तंगी आ गई है उसका, तो मोर प्रूडेंट फिशल पॉलिसी, यानी कि और अच्छी पॉलिसी हो सकती थी इंप्लीमेंट, ठीक है ना। तो वुड हैव बीन करेंगे, वुड भी करेंगे, विल भी करेंगे, हैज बीन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड हैव बीन एग्जैक्टली, क्योंकि यहां पर क्या है, हेड आया है, ठीक है ना, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 आ जाए, तो जो दूसरा क्लॉज बनता है उसमें क्या लगाते हैं, वुड हैव बीन, ठीक है ना, वुड हैव बीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनका ऑप्शन नंबर ए है, बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है
चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब अलोन। ये हमारा क्या करना है इसका, इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस जॉब। एक्टिव सेंटेंस है, क्या है, एक्टिव सेंटेंस है ये, और एक्टिव सेंटेंस को हमें क्या करना है, पैसिव में चेंज करना है। चलिए, इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने कल की क्लास में क्वेश्चन कराया था, उसमें कराया था। आई होप कि आप लोगों ने कल की क्लास देख ली होगी। चलिए, हाँ, वुड हैव बीन बिल्कुल ठीक है। मोनिका, मेनका, प्रीति, बलदेव, बेबी, A1 क्लासेस, अमृता, ऑप्शन ए। तो देखिए, इट इज इम्पॉसिबल, इस तरीके के सेंटेंस आ जाएं, जैसे इट इज से स्टार्ट हो रहा हो या नहीं भी हो रहा हो, किसी दूसरी चीज से स्टार्ट हो रहा हो, बीच में सेंटेंस के क्या दिया गया हो, 2+V1, यानी कि 2+V1, 2 दिया गया हो, वर्ब की बेस फॉर्म दी गई हो, तो इसको हम पैसिव में चेंज कैसे करते हैं, इसको चेंज करते हैं 2V, ठीक है ना, प्लस V3। इसका पैसिव फॉर्म बनता है 2V प्लस V3 में। अब यहां पर देख लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल है, इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, दिस जॉब। दिस जॉब क्या है, सब्जेक्ट है, तो दिस जॉब से स्टार्ट कर लीजिए। दिस जॉब इज इम्पॉसिबल, मैंने क्या बताया था, 2V प्लस V3, टू बी डन अलोन, टू बी डन अलोन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल ठीक है ना। आगे देखिए, दिस जॉब कैन नॉट बी डन अलोन, इट इज इम्पॉसिबल दैट दिस जॉब बी डन अलोन, दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू अलोन। तो केवल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, ठीक है। दिस जॉब इज इम्पॉसिबल टू बी डन अलोन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हमें बताना है इनडायरेक्ट स्पीच दिए हुए डायरेक्ट सेंटेंस का। दिया गया डायरेक्ट सेंटेंस में, ही सेड टू द क्लर्क, इफ यू डू नॉट फिनिश दिस वर्क बाय टुमारो आई शैल डिसमिस यू। उसने क्लर्क से कहा कि अगर तुमने ये काम कल तक नहीं किया तो मैं तुम्हें डिसमिस कर दूंगा, ठीक है ना। तो कौन सा वाला इसका इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से जल्दी से पढ़िएगा और बताएंगे कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा गाइस। 17 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं। शेड टू द क्लर्क, ही शेड टू द क्लर्क, क्योंकि वार्निंग दी जा रही है, कहा जा रहा है कि आई शैल डिसमिस यू, तो वार्निंग है, डेफिनेटली सी बात है कि वार्निंग दी जा रही है। तो ही वार्न द क्लर्क, क्या हो जाएगा, शेड टू है पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, ही वार्न द क्लर्क, ही वार्न द क्लर्क, वार्न द क्लर्क। क्या वार्निंग दी थी उसने दिया था दैट के इफ यू। अब यू यहां पर कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसे चेंज करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, क्लर्क। यू नॉमिनेटिव केस में क्लर्क थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यू का सब्जेक्ट ही बनेगा क्लर्क के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। दैट इफ ही, अब यहां पर डू नॉट है, जिसका पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे डेड हो जाएगा। डिड नॉट फिनिश दैट वर्क, दिस वर्क को दैट में कर देंगे, डिस्टेंस क्लियर करना है। दैट वर्क बाई टुमारो को नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, बाई द नेक्स्ट डे, ठीक है। ये हमारा यहां तक कंप्लीट होगा। अब यहां पर क्या आया है, आई आया है। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच में आया है, तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आई है, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, ही, यानी कि ये भी थर्ड पर्सन है, तो आई की जगह पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्योंकि आई नॉमिनेटिव केस में, तो ही भी नॉमिनेटिव केस में रहेगा, तो ही। इसके बाद में दिया गया है शैल, शैल को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू ही विल में, और विल का पास्ट फॉर्म हो जाएगा वुड। डिसमिस, अब यहां पर क्या है, यू सेकंड पर्सन है, क्लर्क के लिए हिम का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए जिनका आ रहा है बिल्कुल ठीक है ना। चलिए गाइस, बाकी का मैंने डिटेल में ये लिख दिया है, जिनको समझ में नहीं आए तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विदाउट अ डेंगलिंग मॉडिफायर। अब हमें बताना इनमें से ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें डेंगलिंग मॉडिफायर का यूज नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18, डेंगलिंग मॉडिफायर का यूज किसमें नहीं किया गया गाइस, जल्दी जल्दी से बताइएगा। डेंगलिंग मॉडिफायर, अमन सिंह तोमर ऑप्शन ए बता रहे हैं। चलिए ओके गुड, मोनिका रानी, और जितने भी कैंडिडेट नए जुड़ रहे हैं, वेलकम टू आरआर अकेडमी फिरोजाबाद, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है।
तो डेंगलिंग मॉडिफायर क्या है? डेंगलिंग मॉडिफायर एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है, इंट्रोडक्टरी फ्रेज जिसको बोला जा सकता है, जो डायरेक्टली किसी सब्जेक्ट या किसी प्रोनाउन या किसी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करती। कहने का मतलब है लॉजिकल वे में, परफेक्ट वे में वो उसे मॉडिफाई नहीं करती, उसकी विशेषता नहीं बताती। इंटेंडेड मीनिंग तो रहता है बट डायरेक्टली वो उसको मॉडिफाई नहीं करती, कुछ कमी रहती है डेंगलिंग मॉडिफायर। तो यहां पर देखिए वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, वॉकिंग डाउन हमारा क्या है? पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया गया है, जो कि हमारा मॉडिफायर है, एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट यानी कि गली से नीचे चलकर। ए फॉलिंग ट्री जस्ट मिस्ड द बॉय। अब देखिए क्योंकि इसने क्या किया, यहां पर इसका सब्जेक्ट होना चाहिए क्या? द बॉय। वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट द बॉय मिस्ड अ फॉलिंग ट्री, ये हो सकता था। तो यहां पर क्या है? डेंगलिंग मॉडिफायर है वॉकिंग ट्री, जो कि डायरेक्टली बॉय को यहां पर मॉडिफाई नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो इसमें डेंगलिंग मॉडिफायर हमारा है, पूछा ये गया है विदाउट और डेंगलिंग मॉडिफायर। कवर्ड इन मड, कीचड़ में लिपटा हुआ। द फार्मर रिटर्नेड होम फ्रॉम द फील्ड। तो कवर्ड इन मड डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है किसको? फार्मर को, यानी कि इसमें डेंगलिंग मॉडिफायर नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट मॉडिफाई किया गया है, ठीक है ना। परफेक्ट पार्टिसिपल है इसमें, कवर्ड इन मड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ लेना, पहले तो समझ लेना, अगर इस पे दूसरे तरीके से क्वेश्चन आता है तो कैसे आंसर देना है। लुकिंग थ्रू द बाइनोकुलर्स यानी दूरबीन से देखने पर। द मून सीम ह्यूज, द मून सीम्स ह्यूज। अब यहां पर देखिए, यहां पर लुकिंग थ्रू द बाइनोकुलर्स, यानी यहां पर सब्जेक्ट की कमी है, यहां सब्जेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि मून तो नहीं देखेगा ना। यहां पर डेंगलिंग मॉडिफायर का यूज किया गया है, ठीक है। इसमें अभी डेंगलिंग मॉडिफायर का यूज किया, केवल ऑप्शन नंबर बी है जिसमें मॉडिफाई किया डायरेक्टली। ये हमारा परफेक्ट मॉडिफायर यानी कि परफेक्ट पार्टिसिपल है, ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट। अब ऐसे आ जाए कि इसमें कौन से सेंटेंस में डेंगलिंग मॉडिफायर है, तो उल्टा कर देना इसका, इसमें डेंगलिंग मॉडिफायर है, ठीक है ना, इसमें डेंगलिंग मॉडिफायर है, इसमें नहीं है। ऐसे भी पूछा जा सकता है कभी कभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 19 में बताना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। ऑप्शन ए बी सी डी में से बताना है करेक्ट सेंटेंस कौन सा है गाइस, ठीक है। चलिए, नो आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, दिया गया है नेदर ऑफ द कैंडिडेट्स। नेदर आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो नेदर आ जाए, एदर आ जाए, नन आ जाए, एनी आ जाए, ईच आ जाए, एवरी आ जाए, वन आ जाए। अगर ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है किसी सेंटेंस में, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर लगती है, ठीक है ना। और यहां पर वर्ब क्या है? वर लगी है। क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था। ए में क्या होना चाहिए था? वाज होना चाहिए था, ठीक है। द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, अब द नंबर आ जाए, द नंबर ऑफ समथिंग आ जाए, तो याद रखेंगे द नंबर ऑफ समथिंग। द नंबर ऑफ समथिंग अगर आता है तो वर्ब लगती है कौन सी वाली? सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है क्या? ए नंबर, तो वर्ब लगती है हमारी कौन सी? प्लुरल, ठीक है। ए नंबर ऑफ प्लुरल होता है, द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है। तो द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैव आया है, क्या करेंगे? हैज करेंगे। किसमें है ये? बी में। इसके बाद है बोथ द टीम्स एज वेल एज द कोच वर रेप्रीमेंडेड। अब देखिए बोथ द टीम्स आया है, तो बोथ के साथ में किसका यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं दोनों ऑब्जेक्ट के लिए। तो बोथ द टीम्स एज वेल एज इसमें नहीं लगेगा, ये सही कनेक्टर नहीं है। बोथ द टीम एंड द कोच, ठीक है ना। और वर सही है, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो एज वेल एज को रिप्लेस करेंगे किससे? एंड से। किसमें है ये? सी में। इसके बाद है सी हैज अ नंबर ऑफ बुक्स इन हर लाइब्रेरी। तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, सी सब्जेक्ट है, सिंगुलर वर्ब है, अ नंबर ऑफ बुक्स है, और ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यानी कि सी के लिए हर का यूज किया गया। तो डी डेफिनेटली हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, और यही तो पूछा गया कि कौन सा करेक्ट सेंटेंस है।
ऑप्शन नंबर डी जिनका जा रहा है बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड और फ्रेज फॉर द ब्लैंक। हमें यहां पर एप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज का यूज करना है फिल करने के लिए। इस जगह पर सेंटेंस को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद में फिल करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है। चलिए मैंने कहा बोथ प्लस एंड, बिल्कुल ठीक है। बेबी कुमारी, हेमंती, अमन सिंह तोमर, 19 का डी आ रहा है। हाँ एग्जैक्टली, जिनका 19 का डी था बिल्कुल करेक्ट है। ओके चलिए ऑप्शन नंबर ए चेक करते, फास्टिडियस, बिल्कुल ठीक है फास्टिडियस। इनका राइट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर है, बिल्कुल ठीक है। फास्टिडियस का मतलब क्या है, बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति। द पर्सन हु इज वेरी केयरफुल अबाउट सम डिटेल्स, किसी चीज की डिटेल मांगने में, किसी काम को करने में बहुत ज्यादा कैसा हो, क्लेवर हो, केयरफुल हो, फास्टिडियस। तो द न्यू मैनेजर इज सो, नया मैनेजर जो है वो इतना फास्टिडियस है, इतना मतलब करेक्टली इंफॉर्मेशन गेन करने वाला है, दैट शी नोटिस एवरी मिनट माइन्यूट डिटेल एंड इम्परफेक्शन इन द पेपर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है करेक्ट है। कुछ और इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका भी मतलब समझ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है। फास्टिडियस का मतलब क्या है बता ही दिया मैंने आपको, गिविंग वेरी क्लोज अटेंशन, यानी बहुत बारीकी से ध्यान देने वाला किसी भी डिटेल में। एक्यूरेंसी एंड नीटनेस, हार्ड टू प्लीज, जिसे खुश करना आसान नहीं हो। एक्सेसिवली पार्टिकुलर और डिमांडिंग, यानी वो बहुत ज्यादा डिमांड करता हो चीजों में सुधार की। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, द फास्टिडियस रिसर्चर चेक्ड एवरी डेटा पॉइंट 3 times बिफोर सबमिटिंग द पेपर। ठीक है ना, ये एग्जाम्पल है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद में कैप्रिसियस, एक और इंपोर्टेंट वर्ड है कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का मतलब है गिवन टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंज, यानी कि अचानक किसी चीज में बदलाव करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, पता नहीं अभी ऐसा है थोड़ी देर बाद कैसा हो जाएगा। ठीक है ना, तो अनअकाउंटेबल चेंज और बिहेवियर इन समथिंग क्या है, कैप्रिसियस। गिविंग टू सडन एंड अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड, बिहेवियर और एटीट्यूड, अनप्रिडिक्टेबल चेंजिंग बेस्ड ऑन हिम और इम्पल्स, यानी कि उसकी भावनात्मक जो चीजें हैं बदलती रहती हैं, रेदर देन नेसेसिटी और रीजन, यानी कि उसके पास कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, बट भावनात्मक तौर पे वो चेंज होता रहता है उसका मूड। ठीक है ना, कैप्रिसियस। एग्जाम्पल है द कंपनीज कैप्रिसियस पॉलिसी, कैप्रिसियस का मतलब तुरंत चेंज होने वाली पॉलिसी, लेफ्ट एम्प्लॉय फीलिंग अनसर्टेनिटी एंड फ्रस्ट्रेशन। इसके बाद है लैकेडियस, लैकेडेसिकल, ये एक और इंपोर्टेंट वर्ड है, इसको भी आप लोग लर्न कर लीजिएगा। मैं ये सभी वर्ड इसलिए लिखे हैं यहाँ पर जिससे कि आपको अगर एग्जामिनेशन में इससे संबंधित सिनोनियम एंटोनियम्स पूछे जाएंगे तो आप कर लें। तो लैकिंग एंथुसियाज्म, यानी कि उत्साह की कमी होना, स्पिरिट की कमी होना, डिटर्मिनेशन की कमी होना। इन वन वर्ड बोले लेजी और एपैथेटिक। ठीक है ना, केयरलेसली, लेजी, स्पेशली इन ड्रीमी। ठीक है ना, लिस्टलेस, अभी ये सभी इसके सिनोनियम्स है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। द स्टूडेंट्स लैकिडेसिकल अप्रोच टू द प्रोजेक्ट रिजल्टेड इन अ पुअरली रिसर्च एंड हाफ फिनिश्ड प्रेजेंटेशन, यानी लैकिडेसिकल का मतलब क्या है, लेकिंग एंथुसियाज्म या लेजी अप्रोच। स्टूडेंट की जो लेजी अप्रोच थी किसी प्रोजेक्ट के रिजल्ट में, वो उसने प्रोजेक्ट को बिल्कुल खराब कर दिया। ठीक है, इसके बाद है फ्री फैक्ट्री, एक और इंपोर्टेंट है जिसका मतलब डन विद अ मिनिमम ऑफ एफर्ट्स, यानी कि पूरे उत्साह से किसी कार्य को न करना। ठीक है ना, पूरे उत्साह या पूरे विचार के साथ में किसी काम को नहीं करना, क्योंकि बार बार के करने से कोई व्यक्ति ऊब जाता है तो उसको प्रीफंक्टरी बोला जाता है, नोट कर लेना। तो ये कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स थे जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको लर्न जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। द सस्पेक्ट वाज इवेंचुअली फोर्स्ड टू, suspect was eventually forced to concede to the crime, conquer to the crime, propound to the crime or appraise to the crime. So the suspect was eventually forced to what? To the crime when presented with overwhelming evidence. यानी सस्पेक्ट को फोर्स किया गया कुछ करने के लिए, क्राइम किया था उसने, उस क्राइम के लिए कुछ करने के लिए उसे फोर्स किया गया जब उसके सामने बहुत सारे सबूत रख दिए गए। ठीक है ना, तो क्या करने के लिए फोर्स किया गया होगा, कंसीड करने के लिए, कॉन्कर करने के लिए, प्रोपाउंड या एप्रेस। क्वेश्चन नंबर 21 बताना है। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेंटेंस इट सीम्स दैट के
जो सस्पेक्ट था उसको ये मानना ही पड़ा कि वो गलत है, ठीक है ना, ये मानना ही पड़ा कि वो। सर एचपीएससी पीजीटी के लिए भी कोर्स है? हाँ, जितने कोर्सेज हैं, जितने कोर्सेज रनिंग में चल रहे हैं सभी हैं, ठीक है ना। आप एक बार विजिट करिएगा आरआर एकेडमी एफजेडडी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था, द सस्पेक्ट वाज इवेंचुअली फोर्स टू कंसीड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कंसीड का मतलब है एडमिट, ठीक है ना, किसी चीज को स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर ए जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। टू कंसीड, टू एडमिट और एक्नॉलेज रिलेक्टेंटली दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड। कंसीड का मतलब है किसी चीज को अंततः ये मान लेना कि हाँ वो बात सही है, भले ही पहले से कोई व्यक्ति उसका विरोध कर रहा हो। तो मैंने सभी वर्ड्स को इस तरीके से लिखा है कि आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर पाए, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे, द कंपनी फाइनली कंसीडेड दैट देयर माइट बी डिफिकल्टीज विद द न्यू प्रोडक्ट। यानी कंपनी ने अंततः इस बात को स्वीकार कर ही लिया कि नए प्रोजेक्ट में काफी समस्याएं हो सकती हैं। मीन टू से टू एडमिट डिफीट इन अ गेम, कॉन्टेस्ट और इलेक्शन। इस संदर्भ में भी हम कंसीड का यूज करते हैं। टू एडमिट और एक्नॉलेज रिलेक्टेंटली दैट समथिंग इज ट्रू और वैलिड, इस सेंस में भी करते हैं, ठीक है ना। एडमिट डिफीट के सेंस में भी करते हैं, जैसे द कैंडिडेट कॉल्ड हिज अपोनेंट टू कंसीड द इलेक्शन। कैंडिडेट ने अपने जो अपोनेंट था उससे कहा कि तुम डिफीट एक्सेप्ट कर लो, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट है, इस सेंस में भी करते हैं, टू ग्रांट और ईल्ड समथिंग टू समवन। किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान कर देना, ठीक है ना, इच्छा नहीं हो, अनविलिंगली किसी को कुछ देना पड़े, उसके लिए भी कंसीड का यूज करते हैं, ठीक है ना। द गवर्नमेंट कंसीडेड सम डिमांड आफ्टर द स्ट्राइक। जब स्ट्राइक हुई तो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिमांड कंसीड कर ली, यानी मान ली। तो कंसीड के इतने सारे मीनिंग है और इतने सारे यूजेज हैं, आपको क्या करना है, बस लर्न कर लेना है, ठीक है ना। लर्न कर लोगे तो हर जगह पर काम आएगा। अगला वर्ड था हमारा कॉन्कर, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कॉन्कर का मतलब है टू एग्री और बी ऑफ द सेम ओपिनियन, मतलब एक जैसा मत रखना, सहमत होना या सेम ओपिनियन रखना एज समवन एल्स। एग्जाम्पल है, द बोर्ड कॉन्कर्ड दैट न्यू पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड। बोर्ड का मतलब पूरी जो कंपनी थी उसने इस बात पर सहमति जताई कि नई पॉलिसी जारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो कॉन्कर का मतलब क्या है, सहमत होना। टू हैपन एट द सेम टाइम, इस संदर्भ में भी यूज करते हैं, एक ही समय पर कुछ घटित हो जाना, ठीक है ना। टू कोइंसाइडेड। एग्जाम्पल है, हिज ग्रेजुएशन कॉन्कर्ड विद हिज बर्थडे, यानी कि उसके बर्थडे पर ही उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई। लीगल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो लीगल कॉन्टेक्स्ट में जब जज किसी बात पर, किसी केस में किसी चीज पर एग्री हो जाता है, उस केस में भी हम कॉन्कर का यूज करते हैं। इन लीगल कॉन्टेक्स्ट फॉर अ जज टू एग्री विद द डिसीजन ऑफ द मेजॉरिटी, यानी कि बहुत सारे लोगों का जो डिसीजन है उसी डिसीजन को जज जब मान लेता है लीगल केसेस में, तब भी हम कॉन्कर का यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद में अगला हमारा जो वर्ड था प्रोपाउंड, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। प्रोपाउंड का मतलब है टू सजेस्ट, यानी किसी को सुझाव देना, और पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, कोई नई थ्योरी सामने लाना या आइडिया बताना, और पॉइंट ऑफ व्यू फॉर कंसीडरेशन, या किसी ऐसे दृष्टिकोण को सामने रखना जिस पर विचार किया जाए। तो इतने सारे मीनिंग है आपके प्रोपाउंड के, जो कि आप यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे चार्ल्स डार्विन प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है ना। तो प्रोपाउंडेड का मतलब क्या है, इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना। टू सजेस्ट या पुट फॉरवर्ड अ थ्योरी, आइडिया और पॉइंट ऑफ व्यू। तो गाइज आपको क्या करना है, इसको लर्न करना है, ठीक है ना। टू प्रपोज और सेट फोर्थ अ लीगल डॉक्यूमेंट और इंटेरोगेशन, ये लर्न करने वाली चीजें हैं। जब तक आप लर्न नहीं करोगे, ठीक है ना, तब तक ये काम में नहीं आएंगे। तो आप इनको लर्न कर लीजिएगा, इंप्लीमेंट अपने आप हो जाए। आगे क्वेश्चन है हमारे अगला जो वर्ड था अप्रेज, ठीक है ना। अप्रेज, तो अप्रेज का मतलब है टू असेस और एवेल्युएट, यानी कि मूल्यांकन करना, किसी चीज का, किसी की कीमत का, किसी की क्वालिटी का मूल्यांकन करना, ठीक है ना। उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अप्रेज। टू असेस और एवेल्युएट द वर्थ, वैल्यू और क्वालिटी ऑफ समथिंग और समवन, ठीक है। इसका एक और मतलब है टू फॉर्मली असेस द परफॉर्मेंस और पोटेंशियल ऑफ एन एम्प्लॉय।
एक और मतलब के रूप में इसको यूज करते हैं, 3 मतलब है इसके, ठीक है ना, तीनों तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं। टू कंसीडर और एग्जामाइन समवन, किसी व्यक्ति का परीक्षण करना, किसी व्यक्ति पर विचार करना। समथिंग क्रिटिकली एंड फर्म ऑन ओपिनियन, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो आपको बस लर्न करनी है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 22 है, ही वॉज कंप्लीटली, खाली जगह दी गई है, ही वॉज कंप्लीटली अ लॉस टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी इन द अकाउंट। चलिए यहां पर आपको बताना है ही वॉज कंप्लीटली एट, चलिए एट तो मैंने बता दिया। तो यहां पर देखिए एट अ लॉस हमारा एक कंप्लीट फ्रेज है। एट अ लॉस का मतलब होता है पजल, ठीक है ना, मेरे मुंह से ही निकल गया तो नोट कर लेना। एट अ लॉस क्या होता है, एट अ लॉस, एट अ लॉस का मतलब होता है पजल, कंफ्यूज हो जाना, ठीक है ना, पजल। तो वो व्यक्ति कैसा था, वो काफी पजल्ड था एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर रिचार्ड, खाली जगह दी गई है, हिज बाइसिकल टू वर्क एवरी डे बट ही, फिर से खाली जगह दी गई है, यहां पर फिल करना है। तो पहले सेंटेंस में पहले में क्या करेंगे, राइट्स, दूसरे में टेक्स या हैज राइडन, और दूसरे में इज टेकिंग, रोड और हैज बीन टेकिंग, और वाज राइडिंग और टुक। चलिए बताइएगा क्या आंसर हो जाएगा आपका, जल्दी जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताना सभी लोगों को। चलिए मोनिका रानी, अमृता, ओके बेबी, 23rd ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, A1 क्लासेस 3rd D। लास्ट ईयर, तो सेंटेंस को समझिए, सेंटेंस में क्या कहा गया है और कैसे इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। तो लास्ट ईयर की बात हो रही है ना। लास्ट ईयर रिचार्ड हिज बाइसिकल टू वर्क एवरी डे, यानी कि वो अपनी बाइक का यूज किया करता था प्रतिदिन पिछले साल। तो पास्ट के किसी हैबिचुअल एक्शन के लिए हम वर्ब यूज करते हैं सेकंड फॉर्म, क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कहां है, ऑप्शन नंबर सी में। मतलब लास्ट ईयर रिचार्ड रोड हिज बाइसिकल टू वर्क एवरी डे, बट अब बात हो रही है, अब क्या है, ही हैज बीन टेकिंग द बस, लेकिन अब वो बस को ले रहा है, बस का इस्तेमाल कर रहा है, सिंस द एक्सीडेंट, जब से एक्सीडेंट हुआ है तब से। तो जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है, नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, बाई द एंड ऑफ दिस सितंबर शी, खाली जगह है, इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स। बाई द एंड ऑफ दिस सितंबर, तो क्या करेंगे, सी विल वर्क, सी हैड बीन वर्किंग, सी विल हैव बीन वर्किंग, और सी विल बी वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर बताइएगा। चलिए गाइस जल्दी जल्दी से बताएं कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेनिका, इमरान खान, श्रेयांश, 24 ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल ठीक है। बाई द एंड ऑफ दिस सितंबर, क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा, बाई द एंड ऑफ दिस सितंबर। सभी लोगों का आंसर चेक करूंगा, आप लोग आंसर बहुत देर में करते हो, है ना। सभी लोग आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 24 का, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा जल्दी चला करें, ठीक है। चलिए सो देखिए यहां पर समझिएगा, बाई द एंड, बाई द एंड, अगर आपके किसी सेंटेंस में बाई द एंड ये फ्रेज आ जाए, ठीक है ना, ये फ्रेज ये इंडिकेट करती है कि किसी फ्यूचर एक्शन की बात हो रही है। बाई द एंड का मतलब है ये सिंपल फ्यूचर में यूज की जाएगी, किसमें, सिंपल फ्यूचर में। आइडेंटिफाई करने का तरीका बता रहा हूं, सिंपल फ्यूचर का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट। तो बाई दिस एंड, बाई द एंड ऑफ दिस सितंबर, यानी इस सितंबर तक, इस सितंबर तक पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया फ्यूचर एक्शन के लिए। तो जब एक तरफ हमारा सिंपल फ्यूचर है और यहां पर है इन दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर 13 ईयर्स, अब यहां पर टाइम ड्यूरेशन दे रखा है कि जब से उसने काम किया है तब से उसको कितने साल हो जाएंगे, 13 ईयर्स हो जाएंगे, ठीक है ना।
तो क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हमारा आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहां पर है, विल हैव बीन वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जिनका ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट वन है व्हेन आई, स्पेस दिया गया है, व्हेन आई द अल्टरेशन टू द कंपनी अकाउंट आई वॉज लेफ्ट इन नो डाउट दैट द अकाउंटेंट खाली जगह है मनी फ्रॉम द फर्म, व्हेन आई शो, व्हेन आई एम सीइंग, व्हेन आई वॉज सीइंग और व्हेन हैव सीइंग। पहले तो हमें यहां पर फिल करना है और हमें कंसीडर करना है कि यहां पर वर्ब क्या लगी है, ठीक है ना। चलिए चेक करिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन ए हेमंती, मेनिका, प्रीति, सोनी, अमन, अमृता, गुड वेरी गुड। तो यहां पर देख क्या दिया गया, यहां पे पास्ट फॉर्म दी गई, आई वॉज लेफ्ट यानी मैं रह गया था, नो डाउट मुझे संदेह नहीं रहा था, बिल्कुल भी पक्का हो गया था, कंफर्म हो गया था, किस चीज को लेकर, व्हेन आई शो द एल्ट्रेशन टू द कंपनी अकाउंट, जब मैंने कंपनी के अकाउंट में एल्ट्रेशन देखा, बदलाव देखा, ठीक है ना, तो मैं हक्का बक्का रह गया, कोई डाउट नहीं था मुझे। अकाउंटेंट ने क्या किया था, हैड बीन स्टीलिंग, के अकाउंटेंट बहुत दिनों से क्या कर रहा था, हैड बीन स्टीलिंग मनी फ्रॉम द फर्म, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इट वॉज कोल्ड, खाली जगह है, इट वॉज कोल्ड लास्ट नाइट सो वी ड्रॉप द प्लान, क्या करेंगे यहाँ पे, बेटर करेंगे, बिटरली करेंगे, मोर बेटर करेंगे, मोस्ट बेटर करेंगे। अब थोड़ा सा जल्दी चलिएगा, ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा होता जा रहा है और क्वेश्चन की संख्या अभी भी बहुत कम हो पाई है, जितना जल्दी आप लोग करेंगे उतनी जल्दी मैं आगे बढ़ता चलूंगा, ठीक है। ऑप्शन 25A क्वेश्चन नंबर, देखिए यहां पर क्या है, कोल्ड क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, बेटर कर सकते, बेटर भी क्या है, बेटर भी एडजेक्टिव है, ठीक है ना, मोर बेटर ये हमारा एडजेक्टिव है और मोस्ट बेटर ये भी एडजेक्टिव है। बिटरली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट वाज बिटरली कोल्ड यानी कि कड़कड़ाती हुई ठंड थी लास्ट नाइट, इसलिए हमने प्लान को ड्रॉप कर दिया, जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, डिग्री, एडजेक्टिव एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, यू आर नॉट बिग फॉर बास्केटबॉल, इजी क्वेश्चन आ गया गाइस, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, जल्दी जल्दी से बताइएगा। वेरी टू बिग इनफ और इनफ बिग, क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, जल्दी जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बिटरली, फिर तो बिल्कुल ठीक है, ओके गुड। तो देखिए, यू आर नॉट बिग फॉर बास्केटबॉल, तुम बड़े नहीं हो, बास्केटबॉल के लिए तुम बड़े नहीं हो। वेरी बिग, टू बिग, ठीक है ना, और बिग इनफ और एनफ बिग, इसमें सूटेबल कौन सा रहेगा, क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, क्वेश्चन नंबर 27 बताना है, ऑप्शन सी। देखिए मैंने आपको जब डिटेल क्लास कराई थी एप्लीकेशन पर तब बताया था, हालांकि ये तो बहुत पॉपुलर रूल है कि जब हमारे पास में कोई नाउन हो, क्या हो, नाउन हो, और हमें एनफ का यूज करना है, ठीक है ना, तो एनफ का यूज हम नाउन से पहले करते हैं, ठीक है ना, एनफ प्लस नाउन, पर्याप्त चीज, पर्याप्त चीज, ठीक है ना, पर्याप्त चीज। और जब हमारे पास में क्या हो, एडजेक्टिव हो या कोई एडवर्ब हो, उस कंडीशन पर हम पर्याप्त यानी कि एनफ का यूज करेंगे, तो बाद में करेंगे, ठीक है ना, एनफ, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो बिग क्या है, एडजेक्टिव है, यू आर नॉट क्या हो जाएगा, बिग इनफ। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि बिग हमने ऑलरेडी यहां पे लगा छोड़ दिया है ना, हमें बिग को भी खाली करना था, है ना, ये वाला क्वेश्चन होता तब आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आ जाता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बिग इनफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ही वर्क एज, ही खाली जगह फिल करनी है, वर्क्स एज फिर खाली जगह है, इसको फिल करना है, तो ही हार्ड वर्क्स एज हार्डली एज ही शुड, या ही हार्डली वर्क्स हार्ड एज ही शुड, या ही हार्ड वर्क्स हार्ड एज ही शुड, या ही हार्डली वर्क्स हार्डली एज यू शुड।
क्वेश्चन नंबर 28 में कौन सा वाला आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे। चलिए गाइस, ओके, हेमंती ऑप्शन नंबर बी, गुड। और जितने पेड क्लास के कैंडिडेट हैं सभी कैंडिडेट ध्यान दें, आपका प्रीपोजिशन कंप्लीट हो गया है क्लास में, ठीक है ना। एडवर्ब भी मैंने कंप्लीट करा दिया है, तो एडवर्ब और प्रीपोजिशन का तो एक भी क्वेश्चन गलत जाना नहीं चाहिए, ठीक है ना, इस चीज को याद रखें। और ये हमारा एडवर्ब से ही क्वेश्चन चल रहा है, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों से क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। सो ही, अब देखिए यहां पर क्या है, वर्ब है, क्या है, वर्ब है। अब वर्ब को क्या चीज मॉडिफाई करेगी बताइएगा मुझे। वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है, एडवर्ब ही करता है ना। तो एडवर्ब देखिए, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो अब एडजेक्टिव वाले दो चीजों को तो आप क्रॉस कर दीजिए, इसको भी क्रॉस कर दीजिए, सॉरी इसको भी क्रॉस कर दीजिए। अब हमारे पास में दो ऑप्शन बचे, एक बचा हार्डली हार्ड और एक बचा हार्डली हार्डली, ठीक है ना। अब यहां पर देखेंगे, ही हार्डली वर्क्स, हार्डली का मतलब है स्कार्सली, क्या है, स्कार्सली मतलब कभी कभार, यानी ना के बराबर, वो ना के बराबर काम करता है। कैसा, एज हार्ड एज ही शुड, उतना हार्ड जितना उसे करना चाहिए। मतलब यहां पे नेगेशन दिखाया गया है कि जितना हार्ड वर्क उसे करना चाहिए उतना हार्ड वर्क वो हार्डली करता है, कभी कभार, ना के बराबर करता है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी जिनका जा रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, चूज द सेंटेंस दैट हैज द सेम मीनिंग एज द ओरिजिनल वन। ओरिजिनल सेंटेंस है, एज सून एज ही अराइव्ड द गेस्ट स्टूड अप। इस सेंटेंस का हमें ओरिजिनल मीनिंग बताना है, क्या हो जाएगा, नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन द गेस्ट स्टूड अप, स्कार्सली हैड ही अराइव्ड व्हेन द गेस्ट स्टूड अप, ही अराइव्ड एंड द गेस्ट स्टूड अप, या ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 29 में बताना है कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, जल्दी जल्दी से बताइएगा गाइस। ओके ओके, वेरी रियरली, मेनिका 29 ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। जिनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, मीनिंग क्या है, एज सून एज ही अराइव द गेस्ट स्टूडेंट, यानी जैसे ही वो आया गेस्ट उठ गए, खड़े हो गए। तो एज सून एज का अगर हम नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो नो सूनर डिड होता है, क्या होता है, नो सूनर डिड या नो सूनर हैड होता है। क्योंकि यहां पर क्या है, हमारा थर्ड फॉर्म दिया गया, तो नो सूनर हैड ही अराइव देन द गेस्ट स्टूड अप। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका ट्रांसफॉर्मेशन है किसमें, नेगेटिव में। एज सून एज ही अराइव्ड को हम स्कार्सली हैड, यानी स्कार्सली हैड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और एज सून एज द गेस्ट, ये हमारा ही अराइव्ड एंड द गेस्ट स्टूड अप, ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन गया। मीन टू से ऑप्शन ए बी सी डी तीनों, यानी कि ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जिनका ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट पर अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर बताना है। और ओरिजिनल सेंटेंस हमारे पास, सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। इस सेंटेंस का क्या करना है हमें, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव, नेगेटिव में इसको चेंज करना है। सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, फटाफट बताइएगा, सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। चलिए जल्दी जल्दी से बताएं, फटाफट फटाफट। देखिए क्वेश्चंस की संख्या मेरे पास हमेशा ज्यादा होती है, बट लेक ऑफ टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली में है क्या है, अब अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आप ये कहेंगे सर तो बस टिक लगाते जा रहे हैं, और अगर समझाऊंगा तो टाइम ज्यादा गेन होता है। दैट इज भाई, क्वेश्चन मेरे पास भरपूर है, इतने क्वेश्चन है कि अगर मैं पूरे दिन रात आपको कराऊंगा तब भी खत्म नहीं होंगे, ठीक है ना। बट क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो जाता है, दैट इज भाई क्लास को मुझे यही आज रोकना पड़ेगा। आज के जो क्वेश्चन है कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, ठीक है ना। वैसे क्वेश्चन मेरे पास देखिए आगे क्वेश्चन है या नहीं है, क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। सो ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस, सी ऑलवेज। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज यानी कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन आ जाता है तो उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए एडवर्ब ऑफ नेगेशन, उसमें नेवर का यूज करते हैं, और जो वर्ब दी गई है उसका अपोजिट यानी कि एंटोनियम यूज कर देते हैं। तो क्या है, सी ऑलवेज का हो जाएगा नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर, कभी नहीं, ठीक है ना। और ये क्या है, सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, सी समटाइम्स
ठीक है, हो गया, बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं। सी सी सी, ऑप्शन नंबर सी नेवर कम्स लेट। तो यहां पर एडजेक्टिव नहीं है, केवल वर्ब है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, यहां पर क्या है, केवल वर्ब है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सी नेवर कम्स लेट, सी ऑलवेज कम्स ऑन टाइम, ठीक है ना। तो एडजेक्टिव यहां पर क्या है, ऑन टाइम को हमने क्या किया, अपोजिट कर दिया। ऑन टाइम को क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया, जैसा कि मैंने बताया, बिलोंग शब्द उसका यूज कर दिया। ऑन टाइम मतलब समय पर, और लेट मतलब देरी से। वह कभी भी लेट नहीं आती, वह हमेशा टाइम पर आती है। दोनों का मतलब एक ही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखाई दिया था, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को, जो कैंडिडेट बाद में देखें या जो अभी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, और सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक जरूर करें, जिससे आपको आने वाली क्लास मिल जाए। और जो भी मैंने आपको बताया है, अगर आपको सारी चीजों का बेनिफिट चाहिए तो एक बार क्लास की शुरुआत में आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए।